देखिए आज का टॉपिक है आपका एलसी परिपथ और एलसी दोलन, एलसी ऑसिलेशन। एलसी परिपथ आपका उसी तरीके से जैसे आपने आर परिपथ को पढ़ा, सी को पढ़ा, एल को पढ़ा, आर एल, आर सी और एलसीआर, उसी क्रम में बात कर रहे हैं एलसी परिपथ की। तो पहले बात करते हैं एलसी परिपथ की और उसके बाद बात करेंगे एलसी दोलन की, एलसी ऑसिलेशंस की, ठीक है ना। तो एलसी परिपथ के लिए क्या करोगे भाई, एक तो प्रेरकत्व कुंडली ले लोगे आपने कोई ये प्रेरक कुंडली ले ली और एक कैपेसिटर ले लिया। इन दोनों को सीरीज में लगा करके एक एसी सोर्स के साथ में जोड़ दिया, ये एसी सोर्स के साथ लगा दिया, बिल्कुल सेम तरीका जैसे वहां करते थे। ये एल है, ये सी है। एल पर पोटेंशियल को कह रहे हो आप VL और सी पर पोटेंशियल को कह रहे हैं VC। अब दोनों के लिए जो एल परिपथ में जो रिजल्ट हमारा था और सी परिपथ का जो रिजल्ट था उसकी बात करें तो एल परिपथ में रिजल्ट क्या कहता था कि VL जो होता है वो करंट से π/2 से आगे हो जाता है। तो आप उसको इस प्रकार दिखा सकते हो, I और ये VL, और उसको आपने शो कर दिया कि भाई π/2 एंगल से आगे हो गया। इधर बात अगर की जाए सी के लिए तो I तो जहां है वही रखना पड़ेगा अब आपको, I यही हो गया। लेकिन VC जो होता है अब इस केस में वो π/2 से पीछे हो जाता है। तो दोनों के फेजर आपने इस फिगर में दिखा दिए। अब अगर आप कंबाइंड ग्राफ बनाओगे, इसका कंबाइंड फेजर की बात करोगे तो I तो हमारा इधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो गया VL और नीचे की तरफ हो गया VC। यहां भी मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं कि VL बड़ा है और VC छोटा है, तो उस केस में अब आपको जरूरत ही नहीं है आगे फेजर बनाने की, तो क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए भाई। ये वाला एंगल भी π/2 और ये वाला एंगल भी π/2, तो टोटल फेज डिफरेंस तो पाई का हो गया ना। पाई का मतलब अपोजिट हो गए, और विपरीत अगर होते तो ज्यादा में से कम को घटा दिया जाता है, सही है ना। तो यहां पर अगर आप उसकी बात करोगे तो रिजल्टेंट वोल्टेज की बात करेंगे तो V = VL - VC, ठीक है ना। V = VL - VC, और या फिर VC बड़ा होता तो आप कर देते VC - VL, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अब जैसे आप लेके चलते थे वोल्टेज का फॉर्मूला V = V0 sin ωt, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। जितने भी सर्किट है सब में सबसे पहला इक्वेशन आपने AC का बनाया है कि जो वोल्टेज है हमारे पास AC, उसका वैल्यू लिख करके दिखा दी साइन के टर्म में। अब आप V = VL - VC, यहां से अगर हम VL की बात करेंगे तो VL होता है IXL और VC की बात करें तो VC होता है IXC। इसको कंबाइंड रूप में सेकंड इक्वेशन मान लेना। वैल्यू दोनों की पुट कर दो। V = VL, VL की वैल्यू IXL - IXC, I को कॉमन ले लो भाई, XL - XC ये V, और I = हो गया V/XL - XC। तो ये I का फॉर्मूला हो गया, और टारगेट भी यही रहता है हमारा I निकालने का। अब लेकिन I = V/ में जो चीज आती है उसको कहते हैं धारा के मार्ग में अवरोध, और जब भी दो सर्किट आ जाए मिक्स होके तो उस अवरोध का नाम हमेशा प्रतिबाधा होता है। इसका मतलब इस परिपथ की जो प्रतिबाधा हो गई Z बराबर हो गया आपका XL - X, ये Z निकल करके आ गई। हो सकता है कभी कभी न्यूमेरिकल में वो इसको Z न कह करके नेट, भाई आप XL को क्या कहते थे, प्रेरण प्रतिघात, XC को क्या कहते थे, धारतीय प्रतिघात, तो वो ये भी पूछ सकता है कि नेट प्रतिघात कितना है, तो वो भी एक तरह से XL - XC हो गया, ठीक है। अब और चाहो तो XL की वैल्यू क्या होती थी, ωL, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/ωc, तो Z की वैल्यू आप ये भी दिखा सकते हो, Z की वैल्यू आप ये भी दिखा सकते हो। इस तरीके से आपने प्रतिबाधा को निकाल दिया। और रही बात फेज की, तो फेज की तो इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं, क्योंकि जो नेट जो वोल्टेज आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, नेट जो वोल्टेज आ रहा है या तो VL की तरफ आएगा अगर VL बड़ा होगा तो। अब अगर VL की तरफ आएगा तो VL
कि डायरेक्शन में अगर आएगा, जैसे मान लो यहां पे आया ये VL माइनस VC यहां पे आया, तो ये तो नेट हो गया, तो ये करंट के साथ तो ये भी कितना एंगल बना रहा है π/2 का। इसका मतलब यहां फेज डिफरेंस π/2 का ही हो गया। अगर VC बड़ा होगा, इस केस में कहोगे वोल्टेज आगे हो जाएगा π/2 से, लेकिन अगर VC बड़ा हुआ तो नीचे की तरफ आ जाएगा तो करंट आगे हो जाएगा π/2 से, लेकिन फेज डिफरेंस जो फाई की वैल्यू हम निकालते थे वो रहेगी π/2। तो इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। इसमें दूसरी अगर बात करें हम कंडीशन की, मान लीजिए कंडीशन आप ये लेके चल रहे हैं कि VL = VC। अगर ऐसा हो जाए VL और VC आपस में बराबर हो जाएं, अब VL और VC बराबर हो जाएंगे तो उस केस में तो भाई VL को क्या कहते हो IXL और इसको IXC, तो I से I कट जाएगा, तो आप ये भी कह सकते हैं XL = XC, या फिर आप कह सकते हो ⍵L = 1/ω⍵C। वही चीज निकल के आ गई ना रेजोनेंस वाली, तो यहां से भी आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, ω² = 1/LC और ω = 1/√में LC। तो ये भी आपका रेजोनेंस की ही कंडीशन है। यानी ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, यहां भी इंपीडेंस आपकी एक तरह से क्या हो गई है, न्यूनतम हो गई है, मिनिमम हो गई है, और सर्किट में आपकी तो एक तरह से 0 हो गई है। भाई आपके परिपथ में प्रतिरोध तो है भी नहीं। LCR में तो जब हमने ये कंडीशन लगाई थी तो प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर निकल के आ रही थी, लेकिन यहाँ तो प्रतिरोध भी नहीं है। इसका मतलब प्रतिबाधा क्या हो गई है, 0 हो गई है, और प्रतिबाधा जब 0 हो जाएगी तो करंट तो मैक्सिमम हो जाएगी। करंट जितनी प्रवाहित कर दोगे उसका कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो अधिकतम करंट हो जाएगी। तो ये भी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये उसकी हो गई फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये कोणीय आवृत्ति है। अगर आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात करते हो तो ओमेगा की जगह लिख दोगे 2πf = 1/√में LC, और f आ जाएगा 1/2π√में LC। अगर टाइम पीरियड निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे, टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, तो 1/ फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड करते हैं तो उल्टा होकर के आ जाएगा 2π√में LC। ठीक है ना, और वो मैं बता ही चुका हूं, रूट में LC की डायमेंशन वगैरह की बात आ जाए तो वो भी आप निकाल दोगे, टाइम के बराबर हो जाएगी, कैपिटल T हो जाएगा। तो इस तरीके से आप LC परिपथ को समझ सकते हो। वैसे LC परिपथ में बहुत कम पूछा जाता है, पर फिर भी पूछे तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो औरों से भी आसान है। ठीक है ना, और ये कंडीशन क्या बन जाती है, जब आपका वोल्टेज दोनों सेम हो जाए, या ये दोनों सेम हो जाए, या फिर कहिए ⍵L / ⍵C के बराबर हो जाए, तो ये अनुनाद की स्थिति बन जाती है। ये विद्युतीय अनुनाद बोला जाता है, ये अनुनाद की कंडीशन हो गई। तो इस तरीके से आपका LC परिपथ वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने जो टॉपिक लिया आज, LC परिपथ के साथ साथ LC दोलन को और लिया है, ऑसिलेशंस की बात हम और कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उस दोलन को भी समझना होगा कि भाई दोलन कहां से आ गए यहां, और किस प्रकार के दोलन होते हैं इसमें। तो ये दोनों चीजों को हमें समझना होगा। तो दोलन की बात करते हैं। देखिए LC दोलन की अगर बात की जाए, वास्तव में ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस होते हैं, और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस को कैसे समझा जाए, ये फिगर पूरा का पूरा ऐसे मान लो, ये जो टॉपिक है ना फिगर से समझने वाला टॉपिक है। आपने क्या किया, आपने एक इंडक्टर कॉइल ली और इंडक्टर कॉइल को एक कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर दिया, और इनके बीच में लगा दी एक की मान लो A1, और फिर एक बैटरी और लगा ली इधर प्लस माइनस, और एक की यहां और लगा दी मान लो इन दोनों के बीच में K2। ये कैपेसिटर है, इसकी धारिता हो गई C, ये इंडक्टर कॉइल है L, और यहां पे प्रतिरोध कोई है नहीं, एक तरह से प्रतिरोध नगण्य है। अब करते क्या है, सबसे पहले तो आप ये थोड़ा सा इस शब्द को समझने की कोशिश करिए, LC ऑसिलेशंस, LC दोलन। दोलन का क्या मतलब होता है? अब तक तो आपने मैकेनिकल ऑसिलेशंस की बात की थी, और मैकेनिकल ऑसिलेशन का मतलब होता है कोई भी चीज, जैसे मान लो एक धागे से लटका दिया सिंपल पेंडुलम को, और उसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया तो वो ऑसिलेशन करने लग जाता है, उनको दोलन कहते हो आप। लेकिन यहां काहे की दोलन आ गई, उसको कैसे समझा जाए, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक्चुअल में होता क्या, जब किसी चार्ज कैपेसिटर को, कैपेसिटर चार्ज है हमारे पास, किसी चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर कॉइल से जोड़ दे जहां रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस 0 है, तो चार्ज कैपेसिटर को जब इंडक्टर कॉइल से जोड़ देते हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है।
थ्रू इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर का मतलब प्रेरण कुंडली के द्वारा। तो जो हमारा संधारित्र होता है वो प्रेरण कुंडली के द्वारा डिस्चार्ज होने लगता है। अब जब डिस्चार्ज होने लगता है, एक्चुअल में जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज था तो जो एनर्जी थी वो कैपेसिटर के अंदर थी। आपको ध्यान हो तो मैंने 2 टॉपिक कराए थे। एक टॉपिक आपका कैपेसिटर का था, उसको मैं दोबारा थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बार बार आती रहेंगी आगे भी जब आप विद्युत चुंबकीय एक तरह से अगला 8वां चैप्टर जब पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला, ठीक है ना, तो उसमें भी इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे ये होता है आपका कोई कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है C, और जब आप कैपेसिटर को चार्ज देते हो, भाई कैपेसिटर वास्तव में क्या है? कैपेसिटर का मतलब एक कंडक्टर है लेकिन वो चार्ज को ज्यादा स्टोर कर सकता है। अब चार्ज स्टोर करने का मतलब ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है, ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है U होता है हाफ CV², और मैंने कहा था हाफ mv² की तर्ज पे याद रख लेना। हालांकि फॉर्मूले तो और भी बन सकते हैं, Q²/2C बन सकता है, 1/2Q भी बन सकता है। फॉर्मूला तो अभी आप चार्ट को बदल दोगे आपस में तो Q²/2C हो जाएगा और 1/2Q भी हो जाएगा। ये भी 3 फॉर्मूले हो गए। तो ये तो होती है कैपेसिटर की एनर्जी, और ये एनर्जी जो होती है वास्तव में कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में। तो ये एनर्जी उस विद्युत क्षेत्र में स्टोर होती है। अगर आप एनर्जी डेंसिटी की बात करोगे तो U = 1/2 तो साफ दिख रहा है वास्तव में किसमें स्टोर हो रही है? E में। E का मतलब विद्युत क्षेत्र में। तो ये चीज तो आपने समझी थी कैपेसिटर के लिए। यही सेम हम धारावाही परिनालिका की बात कर रहे थे। जब आप एक धारावाही परिनालिका की बात करते हो, धारावाही परिनालिका का मतलब वही है प्रेरण कुंडली। धारावाही परिनालिका का मतलब प्रेरण कुंडली। ये जो कुंडली होती है ये परिनालिका ही है। अब परिनालिका की बात करते हो तो परिनालिका क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का एक साधन। ये क्या था? एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का एक साधन। अब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आप निकालते थे तो B = μ0 Ni। लेकिन जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इसका मतलब इसके अंदर भी एनर्जी हो गई। तो आपने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में आपने किसी कैपेसिटर किसी इंडक्टर के अंदर की एनर्जी को निकाला था और वो एनर्जी निकल के आई थी U = 1/2 Li²। ये फॉर्मूला आया था उस इंडक्टर की एनर्जी का। और फिर एनर्जी डेंसिटी निकाली थी, ऊर्जा घनत्व, और वो ऊर्जा घनत्व हमने मान लीजिए UB कह दिया होगा, तो वो निकल के आया था B²/2 μ0। तो वास्तव में इसके अंदर जो एनर्जी है वो चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्मेट में स्टोर हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में है। ये मैं क्यों बताना जा रहा हूं आपको? क्योंकि इसका संबंध है ऑसिलेशन से, इसका संबंध है इन दोलनों से। वास्तव में यहां जो दोलन हो रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि यहां कोई चीज यहां ऑसिलेट ऐसे कर रही है, बल्कि जो एनर्जी होती है, जैसे ही आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो टोटल की टोटल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर आ गई, और वो भी किस फॉर्मेट में? इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मेट में। लेकिन अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग गया, किसकी वजह से? इंडक्टर कॉइल की वजह से। धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जा रहा है और करंट हमारी सर्किट में बढ़ती जा रही है, और इंडक्टर कॉइल में करंट मैक्सिमम हो गई। जब इंडक्टर कॉइल में करंट मैक्सिमम मान लो पीक वैल्यू में चली गई, तो अब उसके अंदर टोटल एनर्जी हो जाती है हाफ Li²। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अब जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी थी वो खत्म। एनर्जी कहां चली गई? इंडक्टर कॉइल के अंदर, और वो भी किस फॉर्मेट में? मैग्नेटिक फॉर्मेट में। मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय एनर्जी के रूप में। और इसमें जो एनर्जी थी वो किस रूप में थी? विद्युत एनर्जी के रूप में। फिर क्या हुआ? अब इंडक्टर कॉइल टोटल करंट हो गई, अब करंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। करंट की वैल्यू जैसे ही कम हो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं, भाई आप अच्छी तरह से जानते हो, अगर यहां रेजिस्टेंस होता तो एनर्जी लॉस हो जाती। अब रेजिस्टेंस है नहीं, एनर्जी लॉस हो नहीं रहा L और C के अंदर, तो केवल कभी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में, कभी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कभी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में, कभी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ऑसिलेट कर कौन रहा है? एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, बार बार एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। एक बार मैग्नेटिक फील्ड में, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बार मैग्नेटिक फील्ड में, एक बार। उसी चीज को कहा जाता है LC ऑसिलेशंस। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी LC ऑसिलेशन एक सिंपल सी चीज है। जब आप किसी चार्ज कैपेसिटर को, चार्ज आवेशित संधारित्र को
किसी प्रेरण कुंडली के द्वारा डिस्चार्ज करते हो, अनावेशित करते हो, ठीक है ना, तो वहां पर उसके बीच में ऑसिलेशंस उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन वो ऑसिलेशंस क्या होते हैं वास्तव में? वहां ऊर्जा ऑसिलेट करती है संधारित्र और प्रेरण कुंडली के बीच में, कभी विद्युत क्षेत्र के रूप में, कभी चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। उन ऑसिलेशंस को कहते हैं एलसी ऑसिलेशंस। उसको समझने के लिए अब आपको इस फिगर पे आना पड़ेगा, और ऐसे ही हम कई फिगर बना करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और बड़ा अच्छा टॉपिक है, देखिए लिखना बहुत आसान है इस टॉपिक को, अगर एक बार आपने फिगर से समझ लिया फिर इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने K2 की को ऑन किया, K1 को खुला रखा है। तो जैसे ही K2 की को ऑन करेंगे, ऑन करने से ये कैपेसिटर हो जाएगा हमारा चार्ज। अब कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब K2 को तो आपने ऑफ कर दिया, अब K1 को आपने ऑन कर लिया। यानी अब सिचुएशन ये हो गई है कि केवल आपकी इंडक्टर कॉइल लगी हुई है और साथ में लगा हुआ है कैपेसिटर, और कैपेसिटर भी कैसा है? चार्ज, क्योंकि आपने उसको बैटरी से क्या कर लिया था? बैटरी से आपने उसको चार्ज कर लिया था। तो कैपेसिटर चार्ज हो गया। मान लो ये वाली प्लेट पे तो पॉजिटिव आप चार्ज आ गया है, और इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे चार्ज आ चुका है। इनिशियली बात कर रहे हैं, सही है ना? जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हुआ, आपने तुरंत इस K1 को ऑन कर दिया, K2 को हटा दिया, तो अब हट गई। तो ये सिचुएशन रह गई, बस ये सिचुएशन बन गई आपकी। और इनिशियली क्या होता है? जब t = 0 है, तो t = 0 है तो कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है, यानी इस पर चार्ज को मान लिया Q0, और अब इस परिपथ में कोई भी विद्युत धारा नहीं है। जब कैपेसिटर चार्ज है, इनिशियली की बात करें t = 0 टाइम की, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, विद्युत चुंबकीय एनर्जी के फॉर्मेट में वो स्टोर हो रखी है। अगर आप एनर्जी को दिखाना चाहते हो तो यहां आप ऐसे करके दिखा सकते हो कि यहां जो एनर्जी है, ये एनर्जी टोटल की टोटल एनर्जी यू ई के फॉर्मेट में है, यू एम की या यू बी की तरफ कोई एनर्जी शो नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि परिपथ में करंट अभी क्या है? 0 है। लेकिन जैसे ही अब आगे टाइम बढ़ेगा तो इस कैपेसिटर में एनर्जी है, इसकी वजह से अब परिपथ में करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस समय अगर तुम दिखाओगे तो करंट I = 0। अब अगले ही क्षण क्या होने लगता है? सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। इधर कैपेसिटर की वजह से, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से करंट चलना शुरू कर देती है। इसका मतलब अगले ही क्षण अब सिचुएशन क्या बन जाएगी? अब सिचुएशन ये बन जाती है, ये आपका कैपेसिटर था, लेकिन अब मैं कैपेसिटर पर चार्ज को थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में कब दिखा रहा हूं? क्योंकि अब कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है, और कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया तो अब इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग गई, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। करंट मान ली इस समय कितनी है सर्किट में? I करंट है। यहां अगर तुम बात करोगे U, ये जो एनर्जी है टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्मेट में, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 1/2 Q0² C। ये एनर्जी इसके फॉर्मेट में आ गई है, टोटल एनर्जी इसमें है। अगर वैसे देना चाहते हो तो ये हो जाएगा 1/2 ε0E²। एनर्जी डेंसिटी के टर्म में दिखाना चाहते हो तो अभी मैंने बताया एनर्जी डेंसिटी ये और एनर्जी ये, तो एनर्जी ये एनर्जी है टोटल एनर्जी इसमें, और इस इंडक्टर कॉइल के अंदर कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि करंट 0 है। भाई उसके अंदर एनर्जी होती है 12NI², और I की वैल्यू 0 इनिशियली, इसलिए इसमें कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम बढ़ा, अब क्या हुआ? कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग गया। कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग गया तो सर्किट में करंट बढ़ने लग गई, करंट की वैल्यू बढ़ने लगी। इसका मतलब अब आपकी जो कैपेसिटर की एनर्जी थी वो कम होने लगी, और इंडक्टर कॉइल में एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि करंट बढ़ रही है और इंडक्टर कॉइल के अंदर एनर्जी होती है 12LI²। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगी इंडक्टर कॉइल में एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आप अगर यहाँ एनर्जी को दिखाना चाहते हो तो अब आप एनर्जी ऐसे दिखा सकते हो कि कुछ एनर्जी तो UE के फॉर्मेट में है और कुछ एनर्जी UB के फॉर्मेट में है, क्योंकि इस समय कैपेसिटर पे भी कुछ चार्ज है और उस पर भी कुछ करंट है, इसलिए कुछ एनर्जी कैपेसिटर में भी हो गई और कुछ एनर्जी इंडक्टर कॉइल में भी हो गई। लेकिन करंट धीरे धीरे क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। करंट बढ़ती जा रही है, चार्ज कम होता जा रहा है कैपेसिटर पे, और एक स्थिति आएगी जब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, और कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो जाएगा उस समय करंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो सिचुएशन ये बन जाएगी आपकी, कैपेसिटर हो गया पूरी तरह से डिस्चार्ज,
कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन सर्किट में जो करंट थी वो करंट हो गई आपकी मैक्सिमम आई नॉट। अब अगर एनर्जी की बात करोगे तो अब कैपेसिटर के अंदर एनर्जी नहीं रही, बल्कि टोटल एनर्जी चली गई इंडक्टर कॉइल के अंदर, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मेट में। तो आप अगर अब एनर्जी को दिखाओगे तो यू ई की तरफ तो कोई एनर्जी नहीं है, टोटल एनर्जी जो है वो यू बी की तरफ है, और वो हो गई एक तरह से हाफ एन आई नॉट स्क्वायर, क्योंकि करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। अब जैसे ही करंट की वैल्यू मैक्सिमम हुई, अब सर्किट में करंट एक साथ जीरो नहीं होती है, ध्यान देना जरा इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जैसे ही करंट मैक्सिमम है, अब सर्किट में करंट मैक्सिमम एक साथ जीरो नहीं होगी, बल्कि करंट कम होना शुरू होगी। लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब करंट कम होती है तो इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, और वो करंट के कम होने का अपोज करता है। आप भी जानते हो इस बात को कि भाई कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, और वो उस चीज का अपोज करता है जिससे प्रोड्यूस हो रहा है। तो करंट कम हो रही है तो करंट के कम होने का अपोज करेगा। अब करंट के कम होने का अपोज करने का मतलब करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब करंट को जीरो होने में टाइम लग जाएगा। भाई करंट जीरो की तरफ जा रही थी, लेकिन करंट को जीरो होने में अब टाइम लग जाएगा, और जैसे ही करंट कम होना शुरू होगी, मतलब एक साथ जीरो नहीं हुई बल्कि करंट कम होना शुरू हुई। अभी आई नॉट थी, अब मान लो आई नॉट से थोड़ी कम हुई आई, और बाद में जाकर के जीरो हो रही है। लेकिन जैसे ही करंट कम होना शुरू होगी तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यानी अगला फिगर आप दिखाओगे तो सिचुएशन ये बन जाएगी, ये कैपेसिटर हो गया, सर्किट में करंट कम हो रही है लेकिन उसी डायरेक्शन में कम हो रही है, करंट की डायरेक्शन नहीं बदली अभी, क्योंकि उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था वो क्या कर रहा है, करंट को इंक्रीज, भाई जो डिक्रीज हो रही है डिक्रीज होने का अपोज कर रहा है, तो अपोज कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट बढ़ाना चाह रहा है। तो करंट की डायरेक्शन तो वही है जो इसमें है, लेकिन करंट की वैल्यू अब पहले से क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। अब करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन इस करंट की वजह से संधारित्र दोबारा से चार्ज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अपोजिट पोलरिटी के साथ। यानी अब की बात कैपेसिटर की इस प्लेट पे चार्ज आना शुरू हो गया, और ये प्लेट होने लग गई माइनस की। यानी इस समय अगर देखोगे तो एनर्जी इस समय भी दोनों में है, कैपेसिटर के अंदर भी एनर्जी है और इंडक्टर कॉइल में भी एनर्जी है। देखिए एक चीज रख लीजिए अपने माइंड में, अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर करंट है इसका मतलब इंडक्टर कॉइल में एनर्जी है, अगर चार्ज है कैपेसिटर पे तो कैपेसिटर के अंदर भी एनर्जी है, और जब करंट जीरो हो जाए तो मैग्नेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, और चार्ज जीरो हो जाए तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो जब आपको दोनों चीज दिख रही है, यहाँ चार्ज भी दिख रहा है, यहाँ करंट भी दिख रही है, इसका मतलब दोनों तरह की एनर्जी है, लेकिन करंट धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगले सिचुएशन में क्या दिखाओगे, करंट की वैल्यू हो गई जीरो, करंट की वैल्यू जीरो हो गई तो कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम हो गया। अब कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम यानी अब ये वाली प्लेट पूरी तरह से ये, अब करंट आई इक्वल टू हो गई इसमें जीरो। बात को समझ रहे हो ना? इसका मतलब अब अगर एनर्जी को दिखाओगे तो कैपेसिटर के अंदर तो एनर्जी मैक्सिमम है, और यहाँ यू बी का मान एक तरह से जीरो है, कोई एनर्जी नहीं है, और कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया। अब क्या होगा, जब कैपेसिटर चार्ज हो गया तो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब लेकिन डिस्चार्ज कैसे होगा, अब इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से करंट अपोजिट दिशा में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अब सिचुएशन देखिए ऐसे आएगी, अगला जब फिगर बनाओगे आप, ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर की इस प्लेट पे आप चार्ज दिखा रहे हो, यहां माइनस है, तो अब करंट ऐसे बढ़ना शुरू होगी, ऐसे करके। इसका मतलब करंट सर्किट में बढ़ना शुरू हो गई, करंट सर्किट में बढ़ना शुरू हो गई, तो अब जो एनर्जी है वो इस वाले में भी है यू ई के फॉर्मेट में, और इस वाले में भी है यू बी के फॉर्मेट में। लेकिन धीरे धीरे करंट बढ़ती जा रही है। अब स्थिति क्या आ जाएगी, करंट फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, करंट मैक्सिमम हो जाएगी, एनर्जी टोटल की टोटल इसमें आ जाएगी, और यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है। यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज, कैपेसिटर चार्ज, डिस्चार्ज, चार्ज। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, टोटल एनर्जी इंडक्टर कॉइल में चली गई मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में, और जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्मेट में आ गई कैपेसिटर के अंदर। तो क्या हो रहा है, ऑसिलेट कौन कर रहा है, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। एनर्जी बार बार कभी कैपेसिटर में, कभी इसमें, कभी कैपेसिटर में, कभी इंडक्टर में, बस यही हो रहा है। इसी को कहते हैं एलसी ऑसिलेशंस। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ कुछ चीजें तुम्हें समझनी होगी, कभी कभी ये एक एक नंबर में क्वेश्चन बना देते हैं, ऑसिलेशंस को समझना होगा। अगर मान लो पूरी तरह से ये सर्किट ऐसे तैयार किया गया कि इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो है,
सर्किट हमने ऐसा तैयार किया कि पूरी तरह से यहां रेजिस्टेंस क्या है उसका 0, तो क्या होगा, एनर्जी के जो ऑसिलेशंस होंगे वो हमेशा एक जैसे बने रहेंगे, उनका एम्पलीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। यानी सिचुएशन ये आ जाएगी, आप इस पे एनर्जी दिखा रहे हो और इधर टाइम के साथ, तो टाइम के साथ उसके जो ऑसिलेशंस होंगे वो हमेशा कांस्टेंट बने रहेंगे। ये एनर्जी के ऑसिलेशन से, अगर रेजिस्टेंस वास्तव में 0 है, अगर इस सर्किट का R 0 है, तो एनर्जी के एम्पलीट्यूड लगातार कांस्टेंट बने रहेंगे, कभी एनर्जी लॉस होगी नहीं, और वो हमेशा कैपेसिटर और इंडक्टर कॉइल के बीच में झूलती रहेगी। इनको कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज का नष्ट होना, और अनडैम्प्ड यानी वो एक तरह से खत्म नहीं हो रही है। तो ऐसे ऑसिलेशनों को कहते हैं अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कॉइल बनाई है, काय की बनाई है? तार की, और तार का अपना प्रतिरोध होता है। प्रैक्टिकली यह संभव नहीं है कि रेजिस्टेंस को आप 0 कर दो इंडक्टर कॉइल की को, क्योंकि तार, भाई कॉइल बनाओगे तार की बनाओगे, तार का अपना प्रतिरोध होगा, और अगर प्रतिरोध होगा इसका मतलब R आ गया, और R आ गया तो वहां पे एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस। तो वास्तव में प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली एनर्जी के जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो धीरे 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 क्या होते चले जाते हैं? कम होते चले जाते हैं, और लास्ट में एनर्जी एक तरह से लॉस हो जाती है। लास्ट में एनर्जी क्या हो जाती है? पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, ऑसिलेशंस खत्म हो जाती है, क्योंकि एनर्जी ही तो ऑसिलेट कर रही है। जब एनर्जी खत्म, ऑसिलेशन खत्म। तो इस प्रकार के ऑसिलेशनों को कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, ऐसे ऑसिलेशनों को कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन आप चाहते हो कि हम दोलनों को ऐसे ही बनाए रखें, तो क्या होगा? उसका फिर एक तरीका है। उसके लिए क्या करते हैं? एक चक्कर में, एक चक्कर का मतलब है कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, करंट वहां पहुंची और फिर दोबारा से चार्ज हुआ, एक चक्कर हो गया, चार्ज डिस्चार्ज। तो एक चक्कर में जितनी एनर्जी लॉस हो जाए उतनी एनर्जी बाहर से दे दो। भाई एक चक्कर में जितनी एनर्जी लॉस हो जाए उतनी एनर्जी बाहर से किसी सोर्स से दे दो। इसका मतलब उसके ऑसिलेशन लगातार कैसे बने रहेंगे? कांस्टेंट बने रहेंगे। समझ गए ना बात को? जैसे आपने देखा होगा, जो पहले, आजकल तो नहीं है, खैर आजकल तो सिस्टम बदल गए हैं। पहले क्या होता था, जब बच्चा छोटा होता था तो उसको एक पालनी में, सही है ना, पालनी में डाल देते थे, और पहले तो काम रहता था माओ के पास बहुत ज्यादा, तो वो घर का काम भी करती रहती थी, लेकिन उससे एक रस्सी बांध लेती थी, और उसको रस्सी को बस खींच दिया, फिर छोड़ दिया, फिर खींच दिया, तो एक चक्कर में वो जैसे ही दोलन कम हो गए, लेकिन फिर उसको एनर्जी दे दी, फिर उसके ऑसिलेशंस लगातार क्या बने रहते थे? बराबर बने रहते थे। तो हर ऑसिलेशन में जितना लॉस हुआ उतना उसको झटका दे करके एनर्जी दे दी। वही चीज यहां पर हो रही है कि अगर एक ऑसिलेशन में जितनी एनर्जी लॉस हो जाए उतनी एनर्जी बाहर से दे दो, तो ऑसिलेशंस ऐसे बने रहेंगे। लेकिन उस प्रकार के ऑसिलेशनों को कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो तीन तरीके के वर्ड आ गए यहां पे, एक अनडैम्प्ड, डैम्प्ड और फोर्स्ड। सही है ना? तो फोर्स्ड ऑसिलेशन से फिर वो जो एम्पलीट्यूड है उसका लगभग सेम बना रहेगा, क्योंकि एक चक्कर में जितनी एनर्जी का लॉस होता है उतनी एनर्जी आप उसको बाहर से प्रोवाइड करा देते हो। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? यही है एलसी ऑसिलेशंस। अगर आप इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करते हो, तो देखिए मैथमेटिकल एनालिसिस को अगर समझना है, देखिए अगर आप इसके गणितीय विश्लेषण की बात करते हैं, तो मान लीजिए किसी भी समय उसमें दोनों चीजें, जैसे ये वाला टाइम लिया आपने कि इस समय करंट भी है और इस समय चार्ज भी है, दोनों चीजें किसी समय। तो किसी समय कैपेसिटर पे करंट चार्ज भी हो गया, कैपेसिटेंस C है और उसमें करंट भी हो गई, तो अब कैपेसिटर पे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V = Q/C। तो पोटेंशियल पे तो, कैपेसिटर पे तो पोटेंशियल हो गया V = Q/C। फॉर्मूला जानते हो ना, C = Q/V, तो V = Q/C। अब आई बात उसके अंदर पोटेंशियल, इंडक्टर कॉइल में करंट चेंज हो रही है, करंट चेंज हो रही है, तो वहां पर E जो हो जाएगा -kN/dI/dt। अब दोनों पोटेंशियल यही तो है, और मान के अब चल रहा है कि भाई कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस 0, इसका मतलब दोनों का सम = 0। तो आप लिख दोगे Q/C -kN/dI/dt =
0। आप इस तरह से लिख दोगे इसको। अब यहां एक और चीज ध्यान दीजिए भाई, डी क्या चीज है या आई क्या चीज है? आई होता है आई इक्वल टू डी क्यू ओवर, लेकिन माइनस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा माइनस? क्योंकि जब चार्ज डिक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज होती है। देखो सर्किट में, जब वो डिस्चार्ज होता जाता है तो करंट बढ़ती चली जाती है, और जब पूरी तरह से चार्ज जीरो हो जाता है तो करंट मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब आई इक्वल टू माइनस का डी क्यू ओवर डी टी, तो फिर ये हो जाएगा क्यू अपॉन सी माइनस एल डी ओवर डी टी, और आई की जगह पे आपने लिख दिया माइनस का डी क्यू ओवर इक्वल टू जीरो। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्यू अपॉन सी प्लस एल, ये हो जाएगा डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सही है ना? आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर का, आप एक अवकलन समीकरण के रूप में उसको देखना चाह रहे हैं। तो अब इसको मैं सही तरीके से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं एल डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू जीरो। एल का डिवाइड कर दो भाई पूरे में, एल का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू जीरो अपॉन एल, तो वो जीरो ही रह जाएगा। ये एक तरह से इसका अवकलन समीकरण आ गया इस ऑसिलेशंस का। वास्तव में इसको क्यों दिखा रहे हैं हम, क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? क्योंकि 11th में हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब सरल आवर्त गति काय की थी? ऑसिलेशंस की, मैकेनिकल ऑसिलेशंस की। क्या होता था फॉर्मूला हुआ करता था d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस, अब x के रूप में लेते थे वहां पे ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू g। ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM का अवकलन समीकरण। कंपैरिजन देखना चाह रहा हूं मैं यहां से, तो कंपैरिजन d2x, वहां विस्थापन x हुआ करता था, यहां पे चार्ज है। कौन बदल रहा है? चार्ज। इसलिए d2q अपॉन dt स्क्वायर, x की जगह पे q, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या दिख रहा है? 1/LC। इसका मतलब यहां से कंपैरिजन करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC और ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। तो ये उन ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। अगर आप उसका टाइम पीरियड निकालो तो पहले 2 पाई f करके, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई f इक्वल टू 1/√LC, तो f इक्वल टू आ गया 1/2 पाई√LC। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, इसी का उल्टा करके टाइम पीरियड निकाल दोगे, कितना टाइम पीरियड उसको लग रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से आप ये कंपैरिजन भी कर सकते हो कि वास्तव में यहां जो एनर्जी ऑसिलेट कर रही है उसके ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट। यानी आज हमने जो समझा है एलसी परिपथ को और एलसी ऑसिलेशंस दोनों चीजों को समझ लिया। ठीक है।